डोटासरा की दिल्ली यात्रा का एजेंडा। पहला एजेंडा महंगाई के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शनों की रूपरेखा को तय करना। कुछ दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में भी ये प्रदर्शन होंगे। दूसरा एजेंडा है जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और पीसीसी का पुनर्गठन। पीसीसी में फेरबदल होगा 2 चरणों में। पहले चरण में आधे जिलाध्यक्षों और प्रवक्ताओं की यहां पर नियुक्ति की जाएगी और दूसरे चरण में शेष रहे आधे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी और कुल मिलाकर ये सारा काम पूरा होगा 31 दिसंबर से पहले। यानी एक नई तस्वीर पीसीसी की नजर आएगी। डेडलाइन यहां पर 31 दिसंबर है। तो ये दिल्ली यात्रा का एजेंडा है गोविंद सिंह डोटासरा का। पहला एजेंडा यही है कि महंगाई के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शनों की रूपरेखा तय की जाए। कुछ दूसरे कांग्रेस शासित राज्यों में भी इस तरह के प्रदर्शन होंगे। वहीं दूसरा एजेंडा है कि जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और पीसीसी का पुनर्गठन हो। पीसीसी में जो फेरबदल होना है वो 2 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में आधे जिलाध्यक्षों और प्रवक्ताओं की नियुक्ति होगी और दूसरे चरण में शेष रहे आधे जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कुल मिलाकर ये सारा काम पूरा होगा 31 दिसंबर से पहले। और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का आज जन्मदिन है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। नेताजी का 83वां जन्मदिन आज है। माननीय नेताजी को जन्मदिन की मुबारकबाद और माननीय जी का आशीर्वाद ले रहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी। आप सभी भाई बहनों की तरफ से पूरे देश प्रदेश के किसानों, मजदूरों, गरीबों की तरफ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी द्वारा माननीय नेताजी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ नेताजी को शाल पहनाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी द्वारा किया जा रहा है। तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन है। 83वां जन्मदिन आज नेताजी मना रहे हैं और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम जहां बड़ी तादाद में सपा कार्यकर्ता मौजूद हैं, उत्साहित हैं। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को लेकर जन्मदिन का यह कार्यक्रम आज साथियों 83वां जन्मदिन मना रहे हैं नेताजी। माननीय नेताजी के जन्म दिवस पर लेखक बिलाल साहब सहारनपुर की तरफ से, गायक साबरी साहब की तरफ से एक गीत प्रस्तुत हो रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी हर्षानंद गिरी महाराज का भी स्वागत संपन्न हो रहा है। टीम गहलोत पूरी, अब जल्द बनेगी टीम डोटासरा। प्रदेश प्रभारी अजय माकन का अगला लक्ष्य यही है। डोटासरा की टीम और ब्लॉक स्तर पर रिक्त पदों को भरना ही टारगेट है। संगठन में युवा और अनुभव का यहां तालमेल बनाएंगे। विधायकों, पूर्व मंत्रियों और सांसद विधायक प्रत्याशी भी इसमें एडजस्ट होंगे। जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां नहीं मिलेंगी उन्हें मिलेगी संगठन में जिम्मेदारी। तो ये अब अगला लक्ष्य जरूर नजर आता है, क्योंकि अब टीम गहलोत तो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब जल्द ही टीम डोटासरा भी बनेगी। यानी अब संगठन में बदलाव और नई तस्वीर देखने को मिलेगी। प्रदेश प्रभारी अजय माकन का अगला लक्ष्य यही है। डोटासरा की टीम और ब्लॉक स्तर पर रिक्त पदों को भरना ही टारगेट है। संगठन में युवा और अनुभव का भी यहाँ पर तालमेल बनाएंगे। विधायकों, पूर्व मंत्रियों, सांसद विधायक प्रत्याशी भी इसमें एडजस्ट होंगे। जिन्हें राजनीतिक नियुक्तियां नहीं मिली है या नहीं मिलेंगी उन्हें संगठन में जिम्मेदारी मिलेगी। फतेहपुर शेखावाटी में टूटा है रिकॉर्ड। फतेहपुर में तापमान जमाव बिंदु पर है। कोहरे की ओट में छिपा है सूरज। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट है। न्यूनतम तापमान 2.3 दर्ज किया गया है। वहीं 8.2 डिग्री से गिरकर 2.3 डिग्री पर आ गया है तापमान। और ठंड से बचने के लिए लोग अलाव और गर्म कपड़ों का भी यहाँ पर सहारा ले रहे हैं, बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फतेहपुर में तापमान जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है। कोहरे की ओट में सूरज छिपा हुआ है, जहां पर सूरज नजर नहीं आ रहा है। ठंडी हवाओं के साथ तापमान में भी यहाँ गिरावट देखने को मिली है। न्यूनतम तापमान 2.3% दर्ज किया गया है। 8.2 डिग्री से गिरकर ये 2.3 डिग्री पर पहुंच गया है। न्यूनतम तापमान है 2.3 डिग्री। ठंड से बचने के लिए लोग अब अलाव और गर्म कपड़ों का भी सहारा ले रहे हैं।
पंजाब में भाजपा के हुए कैप्टन, कृषि कानून वापसी के बाद खुलकर बीजेपी के पाले में आए हैं अमरिंदर। महीने भर पहले मोदी शाह से हुई मुलाकात में कैप्टन ने यह आग्रह किया था। पंजाब में मतदाताओं तक पहुंच के लिए कृषि कानून वापसी को उन्होंने जरूरी बताया था। हालांकि पीएम की घोषणा के बाद भी अभी नहीं माने आंदोलनरत किसानों को तीनों कृषि कानूनों के संसद में निरस्त होने का इंतजार जरूर है। तो महीने भर पहले मोदी शाह से मुलाकात में कैप्टन ने आग्रह उनसे किया था। पंजाब में मतदाताओं तक पहुंच के लिए कृषि कानून वापसी को उन्होंने जरूरी बताया था। अब जबकि फैसला लिया गया है, हालांकि पीएम की घोषणा के बाद भी अभी आंदोलनरत किसान नहीं माने हैं। किसानों को तीनों कृषि कानूनों के संसद में निरस्त होने का इंतजार है। कृषि कानून वापसी के साथ ही भगवा पार्टी का डैमेज कंट्रोल, किसानों के प्रभाव वाली यूपी की 100 से 150 सीटों पर अभियान शुरू हुआ है। इनमें ज्यादातर सीटें बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक जाटों के प्रभुत्व वाली है। गांव-गांव घूमकर नाराज जाट समुदाय को मनाएंगे भाजपा के जाट नेता जयंत चौधरी की तरफ भी भाजपा अब दोस्ती का हाथ बढ़ा रही है। लेकिन आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अभी जुटे हैं किसानों का मूड भांपने में। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती से भी भाजपा ने तार जोड़ रखे हैं, ताकि अगर बहुमत में 15-16 सीटें यहाँ कम पड़े तो मायावती उसे पूरी कर दे। तो पूरी तरह से यहाँ पर कोशिशें की जा रही है, तैयारियां की जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कृषि कानून वापसी के साथ ही भगवा पार्टी का ये डैमेज कंट्रोल है। किसानों के प्रभाव वाली यूपी की 100 से 150 सीटें हैं जहां पर अभियान शुरू किया गया और इनमें ज्यादातर सीटें बीजेपी की परंपरागत वोट बैंक जाटों के प्रभुत्व वाली है। गांव-गांव घूमकर नाराज जाट समुदाय को मनाएंगे भाजपा के जाट नेता जयंत चौधरी की तरफ भी भाजपा बढ़ा रही है दोस्ती का हाथ। लेकिन आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी अभी किसानों का मूड भांपने में जुटे हुए हैं। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती से भी भाजपा ने तार जोड़ रखे, ताकि अगर बहुमत में 15-16 सीटें कम पड़े तो मायावती उसे पूरा कर दे। यूपी चुनाव को बीजेपी हाईकमान ने माना है नाक का सवाल। दर्जन भर मंत्रियों के बाद अब 3 हैवीवेट उतरे हैं चुनावी मैदान में। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी पूरी तरह सक्रिय हुए हैं। अमित शाह को ब्रिज और पश्चिमी यूपी में संभालेंगे वो जिम्मेदारी। अवध और काशी क्षेत्र की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हवाले कानपुर और गोरखपुर इलाका है। वहीं पीएम मोदी भी इन दिनों ज्यादा से ज्यादा टाइम यूपी को दे रहे हैं, क्योंकि 2022 में यूपी चुनाव में भाजपा की वापसी से 2024 के रास्ते खुलेंगे और इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बन चुका है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव और सभी दिग्गज अब मैदान में नजर आते हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा तीनों ने ही कमान यहां पर संभाल ली है। 2022 में यूपी चुनाव में भाजपा की वापसी से ही आखिर 2024 के रास्ते खुलेंगे और इसलिए ये चुनाव नाक का सवाल बना हुआ है। झारखंड में सोरेन परिवार में नहीं ऑल इज वेल। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही परिवार में घमासान है। दिवंगत बड़े भाई दुर्गा की पत्नी सीता सोरेन ने विरोध का झंडा उठाया है। वहीं दुर्गा सीता की पुत्रियों जयश्री राजश्री ने बनाई है दुर्गा सोरेन सेना। इस गैर राजनीतिक मंच के गठन ने लगाया है आग में घी का तड़का। वही छोटे भाई वसंत से भी आजकल हेमंत सोरेन की तलखी चल रही है। बावजूद इसके निर्विवाद जेएमएम के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं हेमंत सोरेन। तो झारखंड में सोरेन परिवार में ऑल इज वेल नजर नहीं आता है। सभी बटे बटे से यहाँ पर नजर आ रहे हैं इस चुनाव के मद्देनजर भी, क्योंकि परिवार में ही घमासान देखने को मिल रहा है। दिवंगत बड़े भाई दुर्गा की पत्नी सीता सोरेन ने विरोध का झंडा उठा दिया है। वहीं दुर्गा सीता की पुत्रियों जयश्री राजश्री ने भी दुर्गा सोरेन सेना बना ली है और इस गैर राजनीतिक मंच के गठन ने अब आग में घी का तड़का लगा दिया है। वैसे छोटे भाई वसंत से भी आजकल हेमंत सोरेन की तलखी यहां पर चल रही है और इसके बावजूद निर्विवाद जेएमएम के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे हैं हेमंत सोरेन। जॉर्ज की वापसी कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए फायदेमंद। के राजू की विदाई के बाद से राहुल के दरबार में सक्रिय थे वी जॉर्ज। हाल ही गठित कांग्रेस अनुशासन समिति में भी जॉर्ज का प्रभाव दिखा है। वी जॉर्ज ने समिति में अपने करीबी पी परमेश्वर को शामिल कराया। अंबिका सोनी को भी अनुशासन समिति में उन्होंने सदस्य बनाया।
शायद G23 में फूट डालने के लिए दी गई अंबिका को अहम जिम्मेदारी। समिति में नाम तय होने के बावजूद बुक बम के चलते आउट हुए खुर्शीद। आने वाले दिनों में सियासी गलियारे में प्रोएक्टिव मोड में वी जॉर्ज दिख सकते हैं और इनका रोल भी बेहद अहम है और फायदेमंद भी कहीं न कहीं गांधी परिवार के लिए वी जॉर्ज नजर आ रहे हैं। वी जॉर्ज की वापसी से कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए बेहद फायदेमंद रहेगा, क्योंकि के राजू की विदाई के बाद से राहुल के दरबार में सक्रिय है वी जॉर्ज। हाल ही में गठित कांग्रेस अनुशासन समिति में भी जॉर्ज का प्रभाव दिखा था। जनधन खाता धारकों से वसूली। एसबीआई ने खाता धारकों से वसूले हैं करीब 164 करोड़। बैंक 2017 से लेकर 2019 तक करता रहा वसूली। माह में 4 से अधिक डिजिटल लेन देन पर हर बार वसूले हैं 17 रुपए 70 पैसे। शुल्क वसूलते समय खातों से जुड़ी शर्तों का यहाँ पर उल्लंघन किया गया। IIT बॉम्बे की रिपोर्ट में इसे लेकर बेहद अहम खुलासा किया गया है। तो जनधन खाता धारकों से यहाँ वसूली की गई है। एसबीआई ने खाता धारकों से वसूले हैं करीब 164 करोड़ रुपए। बैंक 2017 से लेकर 2019 तक वसूली करता रहा। माह में 4 से अधिक डिजिटल लेन देन पर हर बार वसूले 17 रुपए 70 पैसे। शुल्क वसूलते समय खातों से जुड़ी शर्तों का भी यहाँ पर उल्लंघन किया गया है। IIT बॉम्बे की रिपोर्ट में ये अहम खुलासा हुआ। क्या पवार ने अब शुरू की है पावर पॉलिटिक्स? एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक सभा में खुली चुनौती दी। अनिल देशमुख को पूरा समर्थन देते हुए कहा कि कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे पवार ने पहले कभी खुले मंच से ऐसे किसी को चेतावनी नहीं दी। हालांकि राजनीतिक बिरादरी, पुलिस प्रशासन या कारोबारी जमात किस ओर इशारा था, ये बेहद अहम सवाल है, क्योंकि देशमुख प्रकरण में राजनीतिक कारोबारी जमात के साथ नौकरशाही भी शामिल है। जानकार सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी ये इशारा हो सकता है, क्योंकि फडणवीस को भी पूरे खेल में केंद्रीय नेतृत्व से हरी झंडी मिलने की भी खबर थी। अब पवार ने सभी दावपेच के साथ सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है और अब उद्धव सरकार को बचाने के साथ ही कई नेताओं को कुंडली बना रहे हैं। तो ऐसे में क्या पवार ने अब पावर पॉलिटिक्स शुरू कर दी? ये बेहद अहम सवाल इसे लेकर जरूर उठता है। 26 नवंबर को लेकर किसानों की क्या रणनीति है? 3 कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसान डटे हुए हैं। किसानों की जीत के बाद दूर दराज से किसान दिल्ली पहुंच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से पहुंच रहे हैं दिल्ली सीमा पर किसान। बड़ी संख्या में इस सभा के लिए महिलाओं के आने का भी सिलसिला जारी है। किसानों नेताओं का कहना है कि अब दूसरे मुद्दों पर किसान सभा में विचार होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जीत का जश्न मनाने दिल्ली आ रहे हैं और अब की बार किसानों को न रोका जाएगा और न कोई कार्रवाई यहाँ पर होगी। तो आखिर जब किसानों की बात मान ली गई है तो फिर 26 नवंबर को लेकर किसानों की आखिर रणनीति क्या है? ये बेहद अहम सवाल, और सवाल इसलिए भी क्योंकि 3 कृषि कानून की वापसी के बाद भी किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और इतना ही नहीं, किसानों की जीत के बाद दूर दराज से किसान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। फिर पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ही क्यों ना हो, दिल्ली सीमा पर हर राज्य से किसान पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में इस सभा के लिए महिलाओं के आने का भी सिलसिला जारी है। किसान नेताओं का कहना है कि अब दूसरे मुद्दों पर किसान सभा में विचार होगा। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि जीत का जश्न मनाने ही ये सभी दिल्ली आ रहे हैं। टीएमसी आप ने बदली है गोवा चुनाव की तस्वीर। ऐसे में गोवा की 2 प्रादेशिक पार्टियों की अचानक पूछ बढ़ी है। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और गोवा फॉरवर्ड पार्टी कांग्रेस डाल रही है डोरे इन दोनों ही पार्टियों में। वहीं तृणमूल कांग्रेस भी दोनों पार्टियों को पटाने का पूरा प्रयास कर रही है। ममता ने महुआ मोइत्रा लुइजिनो फ्रेरियो के जरिए बड़ा दांव भी चला है। हालांकि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भी अपना पूरा जोर जरूर लगा रही है। वैसे गोवा कांग्रेस चुनाव प्रभारी चिदम्बरम ने नेताओं के साथ संपर्क भी रखा हुआ है, लेकिन ममता केजरीवाल के मुकाबले चिदम्बरम खुलकर खर्चा नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस, एनसीपी, एमजीपी, जीएफएम चारों पार्टियां आई हैं साथ, तो फिर अन्य को मुश्किल होगी।